जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 6 से 7 दिसंबर को जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले जो क्लास में डिस्कस किए हैं उन्हें एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देखा था इससे पहले, हाल में महतारी वंदन की 10वीं किस्त कब जारी किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्योंकि 10वां किस्त अभी हाल ही में जारी किया गया है। याद रखें दोस्तों, कब जारी किया है? 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 2024 को। इसके बाद राज्य का पहला नालंदा परिसर किस जिला में खोला गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, रायपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही राज्य का, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, ये हमने डिस्कस किया है, सबसे बड़ा कहाँ दोस्तों? तो बिहार में रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में इनके लिए भूमि पूजन किया गया, ये भी याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस नदी में सकर कैट फिश देखा गया? ये सर्वाहारी मछली है दोस्तों, इसलिए याद रखना है डोड़की नदी। कौन सा नदी? डोड़की नदी में देखा गया है। इसके बाद हाल ही में राज्य का सबसे बड़ा और राज्य स्तरीय साइबर भवन का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे रायपुर में। कहाँ? नवा रायपुर में। याद रखें दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले क्लास नहीं देख पाए तो आप हमारे टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा वहां, और साथ ही क्लास डे वाइज आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक क्वेश्चन उसमें बताया गया और पूरा डिटेल में बताया गया है, इसलिए जाकर वहां पर बिल्कुल देखेंगे। चलिए, इसके बाद देखिए, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भी याद रखें, चेन्नई में। चेन्नई में दोस्तों ये 4 से 6 दिसंबर तक, ठीक है, आयोजित किया गया है, इसे याद रखें। चलिए, इसके बाद दुनिया में मोबाइल मेलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में दोस्तों किस देश की पहचान की गई? तो याद रखें, हमारे भारत में सबसे ज्यादा मेलवेयर का हमला होता है, ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्रकार का वायरस है मेलवेयर। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए, किस वन्य जीव अभ्यारण्य को देश का 97वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ये भी याद रखना है, रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक, याद रखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एमपी में है। कहाँ? एमपी में। और एमपी सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बन गया है, इसलिए इसे भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एमपी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। कितना? तो 8 है यहाँ पर। और ये 8वें नंबर कौन बना अभी हाल ही में? तो रातापानी, इसे याद रखें, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये सभी क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पूरा विस्तार से डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? क्योंकि आपको पता है ये चर्चा में है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसका नाम अभी हाल ही में परिवर्तित किया गया, कांग्रेस सरकार द्वारा क्या रखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे तीर्थ बरत योजना। सबसे पहले इनका नाम क्या था? तो याद रखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना था। ये डॉक्टर रमन के समय, किसके समय? डॉक्टर रमन के समय इस योजना को शुरुआत किया गया था। तो याद रखिए, डॉक्टर रमन ने इसे कब शुरू किया गया था? डॉक्टर रमन, याद रखना आपको, डॉक्टर रमन, ठीक। तो दोस्तों ये 2012 में, कब? 2012 में दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का नाम से एक योजना शुरू किया गया था, जिसमें 60 वर्ष से प्लस जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उन्हें क्या किया जाता है? हमारे राज्य से बाहर उसे घुमाने ले जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पर्यटक दर्शन के रूप में इसे याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये 2012 में शुरू किया गया डॉक्टर रमन के द्वारा। अब इसमें याद रखें, इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए थोड़ा से, फिर से ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पुराने क्लास को आप लोगों को बिल्कुल रिवाइज करना है क्योंकि हर क्लास में एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी में है, तो इसलिए सभी को आपको रिवाइज करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सभी, ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आज भी पढ़े उसे भी रिवाइज करना है। पुराने क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे, वहां भी पूरा क्लास आपको मिलेगा,
फ्री में मिलेगा आपको PDF वहां पर। साथ ही हरिराम पटेल सर का जो बुक है उसका भी MCQs कराया जा रहा है, तो उसका भी मिलेगा आपको, है ना। चलिए आप क्लास की तरफ ध्यान देंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इसका नाम तीरथ व्रत किया गया, तीरथ व्रत योजना, और इसका शुरुआत किसने किया था, डॉक्टर रमन। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था 2012 में शुरू किया गया था डॉक्टर रमन द्वारा, ठीक है, इतना याद रखे। अब देखिए ये तीरथ व्रत योजना दोस्तों, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की शासन आपको पता है कि कांग्रेस जब आई हमारे प्रदेश में, कब दोस्तों, तो याद रखिए ये 2018 में, ठीक है। कांग्रेस का शासन कब आया, 2018 में। तो याद रखिए दोस्तों कांग्रेस सरकार ने इसका नाम परिवर्तित क्या किया, तीरथ व्रत योजना कर दिया गया। कब, 2019 में, ठीक, 2019 में कांग्रेस शासन द्वारा दोस्तों, याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया, किसका, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इसे डॉक्टर रमन ने शुरू किया गया था 2012 में, इतना आपको याद रखना है। जिसमें दोस्तों इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाती है, जिसमें 60+ उम्र होना चाहिए। इसमें पात्रता रखा गया कितना, 60+, ठीक है, के अधिक उम्र के व्यक्ति होना चाहिए इसमें, ठीक। ये पॉइंट को आपको नोट रखना है क्योंकि ये भी अभी चर्चा में है पूरा। और याद रखिए इस साल जो भाजपा की सरकार है, जिसमें हमारे विष्णुदेव साय सरकार द्वारा दोस्तों, इसमें 2024-25 में, कब, 24-25 के लिए दोस्तों जो प्रथम अनुपूरक में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखिए इस योजना के लिए दोस्तों 25 करोड़ रुपए, कितना, 25 करोड़ रुपए, इसको भी आपको ध्यान देना है। इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया 2024-25 के लिए, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए इनका सही आंसर क्या है, 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई है, 2012 में। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में सबसे अधिक व्हाइट टाइगर किस जू में है। अभी हाल ही में यह भी चर्चा में रहा क्योंकि सबसे ज्यादा सफेद बाघ किस जू में है दोस्तों। तो याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर है। अब इसमें याद रखें हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर जू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना है हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई, कहाँ, भिलाई में, ठीक है, मैत्री बाग के नाम से। कौन सा, यहीं पे लिखे मैत्री बाग, जिसमें रिपोर्ट अभी जारी किया गया, इसी में बताया गया है ये कहाँ है, भिलाई, ठीक है। हमारे भिलाई में कितना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे भिलाई के संबंध में। तो याद रखें दोस्तों हमारे भिलाई में केवल और केवल 8 है, कितना, 8 इसमें व्हाइट टाइगर है, कितना, व्हाइट टाइगर 8 है हमारे प्रदेश में। कहाँ, तो ये भी याद रखें मैत्री बाग जू भिलाई में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे व्हाइट टाइगर जू सबसे ज्यादा कहाँ है, ये हमने डिस्कस कर लिया, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और यहाँ पर कितना व्हाइट टाइगर है। तो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर कितना है, 108, यहाँ पर 108 व्हाइट टाइगर है। और ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। इसी तरह दोस्तों जो नंदनकानन जो उद्यान है, नंदनकानन जो उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर ये कहाँ है, भुवनेश्वर में। और यहाँ पर व्हाइट टाइगर कितना है, तो याद रखिए 17, ये क्रमशः दिया गया। पहले नंबर पर ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर है। इसके बाद दोस्तों नंदनकानन प्राणी जो उद्यान है ये कहाँ है, भुवनेश्वर में, और यहाँ पर 17। इसी तरह नेहरू उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर कितना है, तो ये भी याद रखें नेहरू में 9 है, ठीक है। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो पार्क है, इसे याद रखिए। इसके बाद दोस्तों मैत्री बाग हमारा छत्तीसगढ़ का, ये कितने नंबर का है, 8वां। यहाँ पर 8 व्हाइट टाइगर है, इसे याद रखें। यहाँ पर 9 नेहरू उद्यान में 9 है, ठीक है। तो क्रमशः याद रखें चौथे नंबर पर है ये। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मैत्री बाग जू में दोस्तों 8 व्हाइट टाइगर है, तो जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पर ही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जू कहाँ पर है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में दोस्तों एक बैठक हुआ है जिसमें नए केंद्रीय जो
केंद्रीय विद्यालय है उनकी मंजूरी दी गई है। तो याद रखें दोस्तों, मंजूरी कब दिया गया, तो कल ही लेटेस्ट है। तो याद रखें सबसे पहले मंजूरी तो 6 दिसंबर को, कब, 6 दिसंबर 2024 को। याद रखें ये पूरे देश के संबंध में दोस्तों, पूरे देश में कितना नए जो केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो इसमें याद रखें 85, कितना, 85 नए केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, 85 नए केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में खोला जाएगा। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कितना, तो यहाँ पे याद रखें दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में 4, हमारे छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसे याद रखें। अभी हाल ही बैठक में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति की बैठक हुई है, उसमें प्रमुख रूप से घोषणा की गई है, जिसमें 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का 4 है। हमारे छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतने याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, देश का पहला इंडोर गार्डन, वाटरफॉल और रिवर क्रूज किस नदी किनारे बनाया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये टैग लगा हुआ है, तो देश का पहला हो रहा है। ये देश का पहला तो छत्तीसगढ़ का भी पहला होगा। ठीक है, देश का पहला है तो छत्तीसगढ़ का भी पहला होगा। याद रखें दोस्तों, इंडोर गार्डन, वाटरफॉल और रिवर क्रूज का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो हमारे सीएम द्वारा। सीएम कब, तो याद रखें दोस्तों, ये हमारे सीएम कौन है, तो इसे जानते हैं आप लोग। याद रखें इसका उद्घाटन 23 नवंबर को, कब, 23 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश का पहला होने वाला है। देखिए, और ये कहाँ है और किस नदी में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें। याद रखें कहाँ का मतलब है बिलासपुर। अब बिलासपुर बता दिया तो आप लोगों को समझ आया होगा कि वहां पर कौन सा नदी है और किस नदी में इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखें दोस्तों, प्रमुख रूप से अरपा नदी, किसमें, अरपा नदी में। कहा, अरपा नदी। ठीक है, और याद रखें इनके लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, स्मार्ट सिटी विकास कार्यों का लोकार्पण के लिए। बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के लिए दोस्तों कितना रुपए का इसमें सौगात दी है, तो ये भी याद रखें 143 करोड़ रुपए। कितना, 143 करोड़ रुपए का इसमें लोकार्पण किया गया है। इसमें अरपा नदी में दोस्तों ये बनाया जाएगा देश का पहला इंडोर गार्डन, वाटरफॉल और रिवर क्रूज। किस नदी में, तो ध्यान देंगे ये हमारे अरपा नदी। कहां पर है ये, अरपा नदी दोस्तों कहाँ है, तो बिलासपुर में है। और इनके लंबाई को आपको कमेंट करना है, और साथ ही इसमें जो प्रमुख रूप से बांध बने उनका भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, कौन कौन सा परियोजना अरपा है, अरपा नदी में बहुत सारे परियोजना है, उनका नाम आपको कमेंट करना है, और इनकी लंबाई कितना है। ठीक है, क्योंकि अरपा नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये किस नदी में जाकर मिल जाती है, इसे भी आपको कमेंट करना रहेगा। ठीक है, अरपा नदी के लिए इतना सारा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। अब देखिए, देश का पहला इंडोर गार्डन वाटरफॉल है दोस्तों, तो इनका विशेषता क्या है, तो अरपा नदी की प्रमुख विशेषता में पूछा जाएगा। तो याद रखें, देश का पहला जो इंडोर गार्डन वाटरफॉल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसमें क्या है, रिवर क्रूज और साथ ही रेस्टोरेंट का इसमें विकास किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसमें हाई टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके इसमें बनाया जाएगा। साथ ही एडवेंचर पार्क, कौन सा, एडवेंचर पार्क और लग्जरी सिनेमा हॉल भी वहां पर बनाए जाएंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित 5 वर्षों में संपूर्ण विकास इनका किया जाएगा। मतलब अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर दोस्तों इसे क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। 5 वर्षों में इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इतना ही आपको याद रखना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में राज्य स्तरीय पंथी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है, क्योंकि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाते हैं दोस्तों। तो इसी के बीच में हमारे प्रदेश में, ठीक है, राज्य स्तरीय पंथी नृत्य आयोजित किया जाएगा। तो पंथी नृत्य आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए, आप लोग पता है कि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा जो गुरु घासीदास के मानने वाले, और वहां पर जैतखाम कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो याद रखें दोस्तों, ये कब से राज्य स्तरीय, तो 18 से, यहाँ पे 18 से 21 दिसंबर तक। ठीक है, कब, 18 से 21 दिसंबर तक दोस्तों यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। कहाँ, तो नवागढ़ में। ठीक, कहाँ, नवागढ़ में। याद रखिए इनका सही आंसर क्या आ जाएगा, नवागढ़। ठीक है, क्योंकि
प्रमुख स्थल क्या है यहाँ का? नवागढ़, जहाँ पर दामाखेड़ा का मंदिर, दामाखेड़ा, माफ करना, दामाखेड़ा नहीं, ये तो ये सतनाम धर्म से संबंधित है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही जो सतनामी जो पंथी वाले हैं उनका जो प्रमुख आस्था केंद्र किस जिला में बनाया गया है, ये भी आपको कमेंट करना है। जो जैत खाम है, ठीक है, जैत खाम का कमेंट करना, कहाँ है सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखिए। और दोस्तों याद रखिए, बेमेतरा जिले के नवागढ़ में जो परम पूज्य बाबा गुरु भाईदास की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। इतना आपको अपडेट में रखना है। यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, तो इसमें पहला दूसरा कौन आएंगे इसके बारे में भी बाद में कमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्कस करेंगे। चलिए, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं? ये आपके लिए बहुत ही और उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए होंगे, लेकिन ये नए मुख्यमंत्री किस विधानसभा सीट से जीत हासिल किए थे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। और साथ ही इसी तरह से क्वेश्चन आपको बिल्कुल हो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे चर्चा में। आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का वहां पे विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें मुख्यमंत्री का नाम अभी तक नहीं आया था, लेकिन दोस्तों अब इसमें भाजपा के देवेंद्र, यहाँ पे इनका पूरा नाम पढ़ना रहेगा, ठीक है, कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनका पूरा नाम क्या है? देवेंद्र गंगाधर राव। क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको देवेंद्र गंगाधर राव, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप देखेंगे गंगाधर राव हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कहां से आंसर होगा? तो आपको याद रखना देवेंद्र गंगाधर फडणवीस इनका पूरा नाम है, ठीक है, और ये भाजपा के नेता है। अब याद रखिए दोस्तों, ये कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के? तो ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 बार, ठीक है। अगर ये व्यक्तिगत रूप से कहा जाए ये दोस्तों अपने, तो देवेंद्र फडणवीस वहां के 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। और दोस्तों इनमें ये तो हो गया व्यक्तिगत में। तो दोस्तों याद रखें, इसमें ये मुख्यमंत्री कितने रूप में शपथ लिए हैं, कितने नंबर का? तो याद रखें ये 21वें नंबर में। कितने नंबर का? 21वें नंबर के महाराष्ट्र क्या है मुख्यमंत्री बने हैं। कितने नंबर का? 21वें नंबर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, इसे याद रखें। और दोस्तों ये शपथ कब लिया है? ठीक है, शपथ 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को इसने शपथ लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वहां के राज्यपाल कौन है जिसने इसे शपथ दिलाया है? तो याद रखें दोस्तों, पद और गोपनीयता की शपथ हमारे वहां के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। कौन है? राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन वहां के क्या है? राज्यपाल जिसने शपथ दिलाई। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया इसमें, वहां के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन वहां के राज्यपाल है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट आपको बिल्कुल की पॉइंट के रूप में याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, वहां हमारे छत्तीसगढ़ में जी भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एक मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। इसी तरह व्यवस्था वहां भी किया गया है, कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, शिवसेना के एकनाथ शिंदे आपको पता है, उसे भी पहले भी बनाया गया था। और दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अजित पवार है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बना है? उप मुख्यमंत्री। तो यहीं पे लिखिए, यहाँ पे आपको लिखना है एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे हो गया। और पहला ये उप मुख्यमंत्री बना है, दूसरा अजित पवार जी, अजित पवार, ठीक है, अजित पवार जिसके क्या बने हैं? उप मुख्यमंत्री, दोनों को बनाए गए हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में कितने सीट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। महाराष्ट्र में कितने सीट है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, महाराष्ट्र में 288 सीट है। विधानसभा सीट कितना है? 288, जिनमें से कितना सीट इसने प्राप्त किए हैं? तो 132। ध्यान देंगे, यहाँ पे 132 सीटों के साथ भाजपा इसमें सरकार बना रही है, ठीक है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दोस्तों महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का स्थापना कब किया गया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसे 1 मई कब है? 1 मई 1960, हाँ थोड़ा सा याद भूल गया था, 1960 को, ठीक है, याद रखें 1 मई 1960 को दोस्तों महाराष्ट्र की स्थापना की गई है। क्योंकि बॉम्बे राज्य था इनका नाम, जो मराठी भाषी राज्यों में इसमें मराठी और साथ ही गुजराती भाषा के दोनों अलग अलग भाषा वाला था, दोनों को इसमें राज्य बनाया गया था। तो ठीक है, याद रखें कौन सा दोस्तों? तो यहाँ पे 1 मई 1960 को इसमें गुजरात के साथ इसे क्या बना दिया गया था? राज्य बना दिया गया था, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन और पूछा गया था कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, दोस्तों याद रखें इसमें कांग्रेस पार्टी के यशवंत राव,
यहीं पे याद रखिए महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों कांग्रेस पार्टी के यशवंत राव कौन है, यशवंत राव जी रहे हैं। ठीक है, यशवंत राव ये कांग्रेस पार्टी के था जो पहले मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है इसके संबंध में। ठीक है, अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी है, नाम याद रख सकते हैं तो रखिए। कांग्रेस पार्टी के जो बसंत राव कौन है, यहीं पे याद रखिए यशवंत राव के नीचे वसंत है शायद, वसंत राव। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, कितने साल, तो याद रखिए दोस्तों 11 साल 78 दिन का ये रहे हैं। और सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री पूछा जाए महाराष्ट्र का, तो हमारे छत्तीसगढ़ की तरह ही पी.के. सावंत। ठीक है, पी.के. सावंत केवल 10 दिन बहुत पिता था, इसलिए 10 दिन का कार्यकाल था इनका, पी.के. सावंत। ठीक है, पूरे डिटेल में हमने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के भूलकर हम लोग महाराष्ट्र में चले गए, है ना, कोई बात नहीं, याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी जीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए महाराष्ट्र की खासियत क्या है कि महाराष्ट्र में दोस्तों कोई भी महिला कभी भी अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी महिला महाराष्ट्र के अभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट में। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र के देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस किस विधानसभा सीट से जीते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों इसमें नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से, कौन से, तो याद रखिए नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से ये देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस यहां से जीत हासिल किए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री के रूप में से चुना गया है, इसे थोड़ा सा याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, इसे बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक, नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से बार बार जोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। अब इसी में देखिए कोपरी जो पचमढ़ी विधानसभा सीट से किसने जीत हासिल किया, तो हमारे ये एकनाथ शिंदे जितने जीत हासिल किए हैं। इसी तरह बारामती विधानसभा सीट से दोस्तों इसने जीत हासिल किया, अजीत पवार। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट है तीनों। चलिए देखिए जूनियर एशिया कप 2000 माफ कीजिए जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 किसने जीत हासिल किया है, किताब किसने जीत हासिल किया है, किस देश ने जीत हासिल किया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा भारत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखिए हमारे भारत इसमें क्या है, जीत हासिल किए हैं, भारत ने जीत हासिल किया, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारत संबंध में है। तो देखिए दोस्तों ये भारत जीत हासिल किया है जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का। अब इसमें आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे ये तो जीत हासिल कर लिया हमारा भारत, तो कहाँ ये आयोजन कहाँ किया गया, किसे हराकर जीता है, इतने सारे दिमाग में आना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए आयोजन स्थल का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, आयोजन स्थल। ठीक है, आयोजन स्थल इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किए थे, तो याद रखिए दोस्तों ये मस्कट कहाँ है, मस्कट ये ओमान में। ठीक है, ओमान यहाँ पर आयोजित किया गया जिसमें हमारा भारत ने जीत हासिल किया है। देखिए इसे आयोजित कब किया है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, कब पूछा जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी हाल ही में दोस्तों 26 नवंबर से, कब, 26 नवंबर 2024 से लेकर दोस्तों ये कब से 4 दिसंबर तक। ठीक है, 4 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को, किसे, पाकिस्तान को हराकर हमने जीत हासिल किया है, इसलिए याद रखें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप, यहाँ पे लिखिए पुरुष, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पुरुष है क्योंकि महिला पुरुष होता है, तो पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब हमारे भारत ने जीत हासिल किए हैं। अब इसी में देखिए दोस्तों इस हॉकी जो खेल है इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, ये भी इसमें कूट वाले क्वेश्चन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को कठिन करना चाहे या थोड़ा सा कूट वाले पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें हॉकी जो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का स्थापना कब किया दोस्तों, 1900, याद रखिए 1988 में इनकी शुरुआत की गई है। और याद रखिए दोस्तों इस शुरुआत के साथ इसमें कौन कौन से देश ने जीत हासिल की, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आयोजन में तो आपको पता ही होगा, एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसमें एक पॉइंट याद रखें,
आयोजक वर्ष के दोस्तों जिस वर्ष आयोजित किया जाना है उस वर्ष तक 31 दिसंबर तक कितना होना चाहिए, उसका उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल याद रखना है आपको। जिस साल आयोजित किया जाएगा उस साल के 31 दिसंबर तक दोस्तों उनका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से, ध्यान देंगे 21 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष से कम होगा तभी दोस्तों वह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए जूनियर एशिया कप जो भारत ने जीत हासिल की, तो कब कब जीत हासिल की है, सबसे ज्यादा भारत ने ही जीत हासिल की है। याद रखिए पुरुष जो हॉकी चैंपियनशिप है दोस्तों सबसे ज्यादा हमारे भारत ने जीत हासिल किए हैं। याद रखिए 2004 में, 2008 में, देखिए हमारे भारत की उपलब्धि 2008 में, 2015 में भी जीत हासिल किए हैं हम लोग ने। ठीक है, 2015 में, इसी तरह दोस्तों 2023 में भी, 2023 में भी हमने जीत हासिल किए हैं और 2024 में भी हमने इसे जीत हासिल कर लिया है। ठीक, तो 5 बार हमने जीत हासिल किए हैं और पाकिस्तान इसमें दूसरे नंबर पर है जीत के नाम पे। देखिए पाकिस्तान इसमें दोस्तों 3 बार जीत हासिल किए हैं, हमारा भारत इसमें 5 बार। ठीक है, पाकिस्तान को हराकर भी हमने भी खिताब जीत हासिल किए हैं। इसी तरह मलेशिया और क्रोएशिया, यहाँ पे देखिएगा मलेशिया है ना, और देखिए मलेशिया दोस्तों 1 बार जीत हासिल की है इसने, और साथ ही दक्षिण कोरिया इसने भी 1 बार जीत हासिल किए हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे आईएमपी टिक करके रखेंगे और इसे बार बार नोट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसरो द्वारा प्रोबा 3 मिशन का भी प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है। इसी तरह डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जिसी तरह से क्वेश्चन हम भी आपके लिए लाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और इस अंतरिक्ष जो हाल ही प्रोब 3 मिशन लॉन्च किया है, इनका उद्देश्य क्या है और इनके बहुत सारे फीचर्स क्या है। क्योंकि एग्जाम में इसमें अंतरिक्ष से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा कुट वाले के दृष्टिकोण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप व्यापम में देखेंगे फिर भी, पीएससी में देखेंगे फिर भी, एसएससी यदि जो भी क्वेश्चन हो, खाली इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर इसमें छत्तीसगढ़ में कूट वाले क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहीं पे प्रक्षेपण कब किया गया, सबसे पहले प्रक्षेपित कब किया गया है, तो ये याद रखिए 5 दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर को दोस्तों कब, 5, अरे यार यहाँ पे सितंबर हो रहा है, सॉरी, 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को दोस्तों इसे क्या किया, प्रक्षेपित किया गया है। ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, प्रोबा 3 नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे, ये प्रोबा 3। ठीक, इसे प्रक्षेपित किया है। अब याद रखें ये किसका है, किसके द्वारा विकास किया है, जिसे भारत ने प्रक्षेपित किया है, तो याद रखें दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, किसका है, यूरोपीय, जिसका शॉर्ट नाम याद रखें ESA, इसके द्वारा बनाया गया है, इसका विकास किया गया है, जिसे हमारा भारत के इसरो द्वारा क्या किया है, इसे प्रक्षेपित किया गया। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाएगा क्योंकि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। अब याद रखें दोस्तों इसका लॉन्च कहां से किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको पता है कि हमारे देश में जो लॉन्च किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से, कहा, श्रीहरिकोटा से, और किसके जो यान है किसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी याद रखें दोस्तों, जिस रॉकेट का नाम बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे रॉकेट है तो PSLV, कौन है, PSLV। ठीक, इस रॉकेट से हमने प्रक्षेपित किया है इंपॉर्टेंट प्रोब। अब याद रखें दोस्तों कहां से, तो ये भी याद रखना है, इसमें ये कौन सा है, तो याद रखें 59। ठीक है, इससे प्रक्षेपित किया है PSLV 59, इसे याद रखना है। और साथ ही दोस्तों हरिकोटा से, श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया है। आपके लिए इसमें क्वेश्चन रहेगा श्रीहरिकोटा ये कहाँ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये कहाँ है, कमेंट करना है आपको, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए सिंपल सा, तो आपको बताना है श्रीहरिकोटा कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसे आपको बिल्कुल कूट के दृष्टिकोण से पूरा याद रखना है। अब देखिए इस मिशन का लक्ष्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले याद रखें दोस्तों, इसमें जो सूर्य के
जो कोरनल परत है उनका इसमें अध्ययन किया जाएगा। बाहरी और सबसे गर्म वायुमंडल का स्तर इसमें जांच किया जाएगा, जिसमें सूर्य की कोरनल परत याद रखे इसमें। चलिए यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोब के बारे में, ठीक है, विस्तार से डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोब 3 मिशन, ठीक है, कौन है प्रोब 3 मिशन। अब देखिए हमने बताया कि इसमें दोस्तों इस मिशन का लक्ष्य क्या है और इनमें इंपॉर्टेंट खासियत क्या है। तो सूर्य के कोरनल परत, ध्यान देंगे यहाँ पे सूर्य के कोरनल परत, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों याद रखें बाहरी और सबसे गर्म वायुमंडलीय का इसमें अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा याद रखना इसमें विशेषता के रूप में दोस्तों दुनिया का पहला प्रिसन फॉर्मेशन फ्लाइंग है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 उपग्रह है, कितना 2 उपग्रह है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 उपग्रह में दोस्तों कौन कौन सा है, याद रखें, कूट वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑप्लूटर, इसको याद रखें, ऑप्लूटर ये पहला उपग्रह हो गया। और दूसरा कौन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा का नाम याद रखना है इसी में। तो दूसरा कौन है, तो ध्यान देंगे दोस्तों इसमें क्या है, क्रोनोग्राफ्स उपग्रह, कौन है, क्रोनोग्राफ्स, यहाँ पे क्रोनोग्राफ, ठीक है, क्रोनोग्राफ्स उपग्रह, इसमें 2 उपग्रह भेजा गया है। और दोनों का खासियत क्या है दोस्तों, तो देखिए ऑक्लूटर में दोस्तों प्रमुख रूप से 200 किलोग्राम का है ये ऑक्लूटर, ध्यान देंगे यहाँ पे ये 200 किलोग्राम का है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिए 200 किलोग्राम का। और दोस्तों ये कौन है, क्रोनोग्राफ से कितना वजन है, तो ये भी याद रखिए 340 ग्राम, ठीक है, 340 ग्राम। और इनकी विशेषता क्या है, देखिए इसमें जो ऑक्लूटर है इसमें सूर्य पर छाप डालने के लिए इसे भेजा गया है, और साथ ही याद रखें दोस्तों सूर्य के किरणों की तस्वीर लेने के लिए। मतलब दोस्तों इस ऑक्लूटर से क्या किया जाएगा, सूर्य ग्रहण लगाया जाएगा, इसमें ऑक्लूटर से क्या किया जाएगा, सूर्य ग्रहण लगाया जाएगा। और सूर्य के किरणों की तस्वीर किसके द्वारा लिया जाएगा, ये क्रोनोग्राफ से इसमें क्या लिया जाएगा, तस्वीर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा याद रखें 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं दोस्तों, इसमें एक संरचना के अनुसार इसमें कार्य करेंगे और इसमें निश्चित दूरी पर ये दोनों चक्कर लगाएंगे, इसे थोड़ा सा याद रखें। लेजर प्रकाश का इसमें उपयोग करके सटीक संरेख के माध्यम से इसमें तस्वीर लिया जाएगा। इसमें याद रखें कृत्रिम सूर्य ग्रहण का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा, मतलब कृत्रिम सूर्य ग्रहण इसमें लगाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसे स्थिति उत्पन्न इसके द्वारा किया जाएगा, जिसमें 50 प्राकृतिक उपग्रह के बराबर अध्ययन इसमें किया जाएगा। साथ ही याद रखें दोस्तों सौर क्रोनोग्राफ का इसमें उपयोग करके इसमें जो सूर्य का है इसमें प्रकाश डालकर इसमें प्रकाश को रोककर इसका अध्ययन भी किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्या लगता है दोस्तों, तो याद रखिए इसमें 2 उपग्रह का नाम याद रखना है और इसके अलग अलग कार्य याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृत्रिम सूर्य ग्रहण लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, ठीक है। ये सभी पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इनका शॉर्ट नाम क्या है, इसरो, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 मिशन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, PSLV C-59, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद देखिए पिछले वीडियो में दोस्तों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रदेश में पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ता को हर महीने कितने रुपए सम्मान राशि दिया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों ये कितना दिया जाएगा, आप 10,000 रुपए, ठीक है। हमारे प्रदेश में 5,000 रुपए पहले दिया जाता था हर महीने, जो पद्मश्री प्राप्त करते हैं उन्हें। अब दोस्तों इसे कितना दिया जाएगा, इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है, तो इसे याद रखें, ठीक है, 10,000 हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, देश का पहला वन मंदिर, ये देश का पहला वन मंदिर कहाँ है, इसके बारे में आपको कमेंट करना रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे कहाँ है प्रदेश में, इसे भी आपको कमेंट पूरे डिटेल में जितने भी इसके बारे में हमने पॉइंट बताए सभी को आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।